नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवादी। सबसे पहले बात दिल्ली की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं और छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है। कॉन्क्लेव को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन होना है। 1 से 3 नवंबर तक आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव में 7 देशों के कलाकार शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया। प्रदेश में 32% आदिवासी करते हैं निवास। भगवान राम का ननिहाल है। आजादी के आंदोलन में छत्तीसगढ़ की प्रमुख भूमिका रही। ये सब बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कही गई। आदिवासी महोत्सव में 1400 कलाकार शामिल होंगे। 100 विदेशी कलाकार भी महोत्सव में शामिल होंगे। सीएम ने सभी को महोत्सव में आने का न्योता दिया है। विभिन्न राज्यों से लगभग 1400 कलाकार आएंगे। 100 कलाकार विदेशी कलाकार 100 यहाँ आएंगे। और उसके साथ साथ जो ट्राइबल कल्चर है पूरी दुनिया भर में और हिंदुस्तान के विभिन्न हमारे जो ट्राइबल हैं उसके कल्चर है, रीति रिवाज है, उन सब का वहाँ प्रदर्शन भी होगा। साथ ही गोष्ठियाँ भी होगी और उसके विकास और उत्थान की चर्चा भी होगी। तो मैं इस अवसर पर आप सबको 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस भी है, उसमें आप सबको आमंत्रित भी करता हूं और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आनंद भी आप लेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 41 जनजातियां हैं, 32% उनकी आबादी है, 44% जंगल है और लगातार वहाँ के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। और आपको ये भी पता होगा कि नक्सलवाद हमारे यहाँ बहुत अधिक रहा है। लगभग आधा भूभाग नक्सलियों के से प्रभावित रहा है। और ऐसे समय में जब हम लोगों ने राज्य सरकार की बागडोर संभाली, उस समय हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती थी कि इस समस्या का निदान क्या है। तो उस मामले में हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया कि 3 सूत्र को लेकर चले: विश्वास, विकास और सुरक्षा। एक विश्वास जीतने का काम और इसे लगातार बढ़ाने का, और ये नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी उसी की एक कड़ी है, जिसके माध्यम से एक ट्राइबल को, आदिवासियों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए उसकी जो संस्कृति है वो कहीं पीछे चली जा रही है, बल्कि उसे अभिमान होना चाहिए, उसे गर्व महसूस करना चाहिए और इसीलिए ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रायपुर में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा और जिसमें देश विदेश के कलाकार हिस्सा लेंगे। महोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। निमंत्रण देने विधायक, संसदीय सचिव अलग अलग राज्यों के दौरे पर गए हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इस ग्राउंड में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ भव्य आयोजन होगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से राज्य सरकार के जो संसदीय सचिव हैं, विधायक हैं, वो जा रहे हैं और न्योता लगातार दे रहे हैं। इस जो समारोह है, आदिवासी नृत्य महोत्सव है, उसमें देश विदेश के कलाकार हैं वो हिस्सा लेंगे। 1 नवंबर से लेकर के 3 नवंबर तक ये पूरा आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ साथ देश और विदेश के जो आदिवासी जो नृत्य महोत्सव है उसे देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। और दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। नए कांग्रेस अध्यक्ष से सीएम मिले हैं। खड़गे के निवास पर दोनों नेताओं ने मुलाकात की। अध्यक्ष बनने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और खास ये मुलाकात
मानी जा रही है। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ को एक और सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के तहत छत्तीसगढ़ को 2 पुरस्कार मिले। ये पुरस्कार गुजरात के राजकोट में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दिया गया है। राजकोट में 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित हो रहे इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में पुरस्कार दिए गए। छत्तीसगढ़ का ये अवार्ड बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत श्रेणी में मिला है। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। सराफा व्यापारी हत्याकांड और लूट का ये पूरा मामला है। पुलिस ने दूसरे संदिग्ध को पकड़ लिया है। दोनों संदिग्धों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। पुलिस जल्द ही पूरी घटना पर खुलासा कर सकती है। कल सराफा व्यवसायी की हत्या हुई थी, लूट हुई थी। 2 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। घटना में रिश्तेदार के भी शामिल होने की आशंका है। अमलेश्वर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं और पूछताछ लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कल व्यापारी की हत्या हुई, लूट हुई, उस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। आखिर उनसे पूछताछ में अब तक क्या सामने आ पाया है, क्योंकि रिश्तेदार के भी इसमें शामिल होने की संभावना पुलिस जता रही है? देखिए, बताना चाहूंगा कि अभी इस पूरे मामले में अभी पुलिस ने कोई खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है जो घटना में शामिल हुआ करते थे, जिसमें एक राजवीर सिंह नाम का एक युवक है जो बिहार का रहने वाला है। इसी तरह से एक अन्य भी है। इस पूरी वारदात में 4 लोगों के शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह था कि 2 जो आरोपी हैं वो अंदर घुसे थे, जिसमें से एक हाथ कटा हुआ था और एक जो है मारपीट किया था। उसके बाद उसमें दोनों ने गोली चलाई थी और 2 जो है वो एक कार में था और एक बाइक में थे। तो इस तरह से कुल 4 लोगों की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन जो ताजा जो अपडेट आ रहा है वो यही है कि दुर्ग पुलिस ने ये सूचित किया है कि जो 2 संदिग्ध है वो एक बिहार का रहने वाला है और एक अन्य है। ये लोग 5 दिनों से रायपुर जिले के आरंग में रुके हुए थे, जो पूरी प्री डिसाइडेड ये जो था घटनाक्रम उसको अंजाम देने के लिए। तो 5 दिनों तक वो रेकी कर रहे थे, देख रहे थे, गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और उसके बाद में उन्होंने मौका देखते ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस अभी लगातार पूछताछ कर रही है। कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अभी कितना कैश लूटा गया है, कितनी ज्वेलरी चोरी हुई है, कितनी लूट हुई है, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है। लेकिन जो प्राथमिक जो जांच में सामने आया है वो ये है कि पुलिस ये भी कहना है कि जो लोग आरोपी हैं इनके अलावा जो रिश्तेदार हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पुलिस अभी और भी कई पहलुओं पर जांच कर रही है। उनके रिश्तेदारों से भी बातचीत की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो पाए, क्योंकि लगातार दुर्ग जिले में घटनाक्रम देखे जा रहे थे। अभी कुछ दिनों पूर्व ही कुमारी क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद में बच्चों चोरी की बातें आई और अब जो है इतनी बड़ी घटना है। तो पुलिस के ऊपर में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। तो ये संकेत जरूर मिल रहे थे कि पुलिस जल्दी इसमें खुलासा कर सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस को इस पूरे मामले में सुलझाने में कब तक सफलता प्राप्त होती है। ठीक, मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। मुंगेली से बड़ी खबर है। रामगढ़ में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। 12 लोग डायरिया से बीमार हैं। सभी मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। दूषित पानी पीने से बीमार पड़ने की आशंका है इन सभी की। वनांचल के सुरही में भी डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। प्रभावित गांव में मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। कोरबा से बड़ी खबर। जाता पहाड़ में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैली है। कपड़े से परिजनों ने नरकंकाल की पहचान की। 30 अगस्त से लापता शख्स का कंकाल मिला है। पुलिस ने नरकंकाल को जांच के लिए भेजा है लैब। रायपुर के फॉरेंसिक लैब में जांच हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, नरकंकाल मिला है और पहचान भी हो गई है, कौन है, कहां के रहने वाले हो, क्या है मामला?
जी आपको बता दूं कि ये लेमरू थाना क्षेत्र का जाता पहाड़ में ये नरकंकाल मिला है, जहां गणपत नाम के एक जो ग्रामीण है वो 30 अगस्त से लापता था। उसकी पहचान जो है ग्रामीणों ने उसके कपड़े से की है और पुलिस ने जो नरकंकाल है उसको बरामद कर लिया है और उसे फोरेंसिक लैब जांच के लिए रायपुर भेज दिया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बता दें आपको कि नरकंकाल मिला है और कपड़ों से परिजनों ने पहचान की है। 30 अगस्त से शख्स लापता था और अब जाकर के मिल पाया है और उसका शव बरामद हुआ है, नरकंकाल बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोंडागांव से बड़ी खबर है, पुलिस ने लौटाए हैं 20 लाख के गुम हुए मोबाइल। दीपावली से पहले पुलिस ने गिफ्ट दिया है, गुम हुए 100 मोबाइल मालिकों को लौटाए हैं। मोबाइल मालिकों के चेहरे पर खुशी की चमक देखी गई है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, पुलिस ने लौटाए 109 गुम मोबाइल। विशेष अभियान चलाकर मोबाइल रिकवर किए गए हैं और अब लोगों के चेहरे पर खुशी भी देखी जा रही है। 14 लाख के मोबाइल लौटाए गए हैं, गुम मोबाइल मालिकों को लौटाए गए। रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर सहित कई जिलों में अभियान चलाया गया। महोदय ने इसमें स्पेशल टीम का गठन किया था, उनके द्वारा ये 109 मोबाइल रिकवर किया गया है। उनका कहना था यार दीपावली से पहले हो जाए तो लोगों को, मिलने वालों को अच्छा लगेगा, ये एक तोहफा हो गया उनके लिए। सर कितने की मोबाइल होगी लगभग? लगभग 109 मोबाइल है, 14 लाख से अधिक कीमत की है। इसमें 1-2 मोबाइल है उनकी कीमत 1 लाख से भी अधिक है। तो हर प्रकार के मोबाइल हमने रिकवर किया है और आप लोग को जान के बड़ा हर्ष होगा कि लगभग हमने पिछले दिसंबर से अभियान चालू किया था, अभी अक्टूबर मतलब 10 महीने में 413 मोबाइल हमने रिकवर किया है इसमें। रायगढ़ से बड़ी खबर है, नगर निगम के कई वार्ड के निवासी प्यासे हैं। अमृत मिशन में लगे पाइप में पानी नहीं आ रहा है। निगम ने बिना तैयारी के पुराने कनेक्शन काट दिए हैं। बूंद बूंद पानी के लिए रहवासी तरस रहे हैं। अमृत मिशन के तहत कनेक्शन देने पर सवाल उठ रहे हैं। 27,000 कनेक्शन बांटने के बाद भी लोग प्यासे हैं। धमतरी से बड़ी खबर है, गंगरेल बांध में तैरता दिखा दंतैल हाथी। लबालब भरे बांध के गहरे पानी में तैरता हुआ हाथी दिखा। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी रख रही है। इलाके में दंतैल हाथी की मौजूदगी से दहशत भी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पीएम मोदी क्या कुछ बोल रहे हैं। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी, तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। और मैं तो उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार बोल रहा हूं, तो मैं आज जब यहां आया हूं और माणा की धरती से मैं पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, हम सबको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की, और साथ साथ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है, और मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है, और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब की हम पर कृपा बनी रहे, सभी पूज्य गुरुओं पे हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला है। बाबा केदार के आशीर्वाद बने रहे। और आप कल्पना कर सकते हैं, ये रोपवे ने खंभे, तार, अंदर बैठने के लिए कार, इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इस पे काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद उन पर बरसने वाले हैं। हेमकुंड साहब पे दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी ताकत क्या है। आप देखना, आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। और समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर आस्थावान श्रद्धालु को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गुरुओं की कृपा बनी रहे, बाबा केदार की कृपा बनी रहे, बद्री विशाल की कृपा बनी रहे, यही, और हमारे सभी श्रमिक साथियों को भी शक्ति मिले ताकि वे भी पूरी ताकत से समय सीमा में इस काम को पूरा करें। और हम प्रार्थना करें, हर बार प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत कठिन इलाका है, यहां काम करना कठिन होता है, हवाएं तेज चलती है और इतनी ऊंचाई पे जाके काम करना होता है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस पूरे काम के दरमियान कोई एक्सीडेंट न हो जाए, किसी हमारे साथी का नुकसान न हो जाए, ये हम प्रार्थना करते रहे। और जिस भी गांव के पास वो काम करते हैं, वो भगवान का काम कर रहे हैं, आप उनको संभालना, उनको मजदूर मत समझना, उनको मजदूर मत समझना, ये मत समझना कि उनको पैसे मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी नहीं, वो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, वो आपके गांव के मेहमान हैं, कठिन काम करने वाले हैं। उनको जितना संभालोगे काम उतना तेजी से होगा। करोगे ना, इनको संभालोगे ना, अपने संतानों की तरह संभालोगे, अपने भाई बहन की तरह संभालोगे। साथियों, आज मैं बाबा केदार के धाम में गया था, तो वहां जो श्रमिक भाई बहन काम करते थे, उनसे भी मुझे बातचीत करने का मौका मिला। जो इंजीनियर लोग हैं, उनके भी साथ बात करने का मौका मिला। मुझे इतना अच्छा लगा
और वो कह रहे थे कि हम कोई रोड का या इमारत का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो बाबा के पूजा कर रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं और ये हमारा पूजा करने का तरीका है। साथियों, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों के बाद। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।